बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आसमा शराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। कल एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या कराची में पेश आया जब पाकिस्तान की कौमी असम्बली के साबिक रुकन असम्बली जनाब अली रज़ा आब्दी साहब, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के सीनियर रहनुमा, उनको कत्ल कर दिया गया। नामालूम वजूहात की बिना पे नामालूम लोग आए और नामालूम गोलियां बरसा के चले गए। सिर्फ 10 सेकंड के अंदर ये वाक़या हुआ और पाकिस्तान का एक नौजवान होनहार बेटा जो है वो पाकिस्तान ने कल खो दिया। बहुत सारे हमारे लोग जो है वो दहशतगर्दी की नज़र हो गए हैं, लेकिन ये जो वाक़या है इसने बहुत सारे लोगों को बहुत सारे सवालात उठा दिए। एक तो कराची के अंदर अमन अमान की सूरत हाल, और फिर इस कत्ल के वजूहात और असबाब क्या थे। क्या अली रज़ा आब्दी जो है वो वाकई MKM के मुख्तलिफ धड़ों को मुत्तहिद करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उनके वालिद ने एक ट्वीट किया और उसमें उन्होंने कहा कि उनके बेटे का गुनाह या जुर्म यही था सिर्फ और सिर्फ कि वो अमन चाहते थे और लोगों को मुत्तहिद करने की कोशिश कर रहे थे, मुख्तलिफ जो पार्टी तकसीम हुई हुई थी उसको मिलाना चाहते थे। क्या वाकई अली रज़ा आब्दी जो है उनको कत्ल करके कराची के अमन को तबाह करने की कोशिश की गई है? कौन हो सकता है इसके पीछे? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। हम इस वक्त फौरी तौर पर बात करेंगे उनके बहुत ही करीबी साथी और उनके कोलीग सलमान मुजाहिद बलोच साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस कत्ल के पीछे कौन हो सकता है और मुहर्रिकात क्या हो सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम बलोच साहब। जी वालेकुम सलाम आसमा साहब। जी पहले तो ताज़ियत कबूल कीजिए। सवाल वही है कि कौन था, क्यों मारे गए अली रज़ा आब्दी, वजूहात क्या हैं, क्या वाकई ये कोई बहुत बड़ी साजिश है कराची के खिलाफ? अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, बख्शिश करे, उनके लवाकिन को सब्र जमील अता करे। ये सवाल हमारा भी है एज ए कराची आइट, एज ए कुलीग, एज ए पार्टी वर्कर, कि इतने सॉफ्ट स्पोकन, गरीब परवर और शफकत करने वाले अच्छे दोस्त, अच्छे भाई, उनके साथ इस किस्म का सहाना इंसिडेंट हो जाना हमारे लिए भी एक शॉकिंग है। लेकिन कल फारूक सत्तार साहब ने अपनी मीडिया टॉक में कहा था कि उन्हें इल्म था कि अली भाई ने उन्हें बताया था कि 4-5 दिन पहले उन्हें कोई थ्रेट आया था, जिनको उन्हें बाकायदा बताया गया था कि जी आपकी जान को शदीद खतरात लाहिक है। लेकिन सवाल ये है कि जब आप इंफॉर्मेशन भी दे रहे हैं, थ्रेट भी, अलर्ट भी जारी कर रहे हैं, तो आप सिक्योरिटी को नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना चाहिए था, और अगर सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की जा सकी तो फिर ये लैप्स कहाँ पर हुआ? अली रज़ा आब्दी साहब को इतने शदीद खतरात थे, और बिल्कुल आप सही फरमा रही हैं, नुकसान हुआ है, पाकिस्तान का नुकसान हुआ है, कराची का नुकसान हुआ है, हमारा लॉस तो हुआ ही हुआ है। लेकिन एक ऐसी मिडिल क्लास से एक क़यादत, ऐसी सॉफ्ट स्पोकन लीडरशिप निकली थी जो बड़ी मुश्किल से तैयार होती है। बहरहाल जालिमों ने, दरिंदों ने अली रज़ा आब्दी भाई को कल शहीद कर दिया। हमारा ये मुतालबा है फील फॉर उनके कातिलों को कटहरे में लाया जाए, पकड़ा जाए, चाहे वो पाताल में भी हो, उन्हें निकाला जाए। क्योंकि ख्वाजा इजहार का जो केस है जो 2 साल पहले हुआ था, वो मिसाल हमारे सामने है कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने, इदारों ने, पुलिस ने, रेंजर्स ने उनके हमलावरों को पकड़ा, ट्रेस किया, उस तंजीम को ट्रेस किया, उन कातिलों को पकड़ा और उन्हें अंजाम तक पहुंचाया। मैं समझता हूँ कि हमारी जो इदारे हैं उनमें इतनी कैपेबिलिटी है कि वो पाताल से भी मुलजिमों को निकाल ले। तो तशन्गी के लिए अली रज़ा आब्दी भाई को, बिल्कुल ये बात थी कि अली रज़ा भाई पिछले 2-3 माह से एक ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन की पॉलिसी लेके चल रहे थे, और वो तमाम MKM के जो फैक्शन थे उनको यकजा करने की कोशिश कर रहे थे। वैसे वो फारूक भाई के साथ थे, हमारे साथ थे, ORC में काम कर रहे थे, लेकिन उनका नजरिया ये था, इस सिलसिले में वो सबसे बात भी कर रहे थे। अब क्या वजह है, क्यों इनके साथ ये हुआ, क्यों उन्हें शहीद किया गया, कौन है कॉन्स्पिरेटर, कौन है फैसिलिटेटर, किसने फंडिंग, कौन नहीं चाहता आपके ख्याल में कि MKM के जो धड़े हैं ये मुत्तहिद हो जाए? बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि लंदन से भी ये कोशिश हो सकती है, उनके भी लोग ग्राउंड पे मौजूद हैं, आपसी लड़ाई की भी हो सकती है इसकी वजह। तो आप इससे इत्तफाक करते हैं, या आप समझते हैं कि नहीं, कोई तीसरी ऐसी क़ुव्वत है जो कि कराची की जो जमात है उसको मुत्तहिद नहीं होने दे रही? देखें आसमा, यही हमारा सवाल है, और मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, ना किसी पे मैं तनकीद करूंगा। ये हमारे इदारों का काम है, हमारे इदारे माशाल्लाह वेल इक्विप्ड हैं। लेकिन पिछले 1 माह से कराची में ये वेव आई है और कराची को बदअमनी की जानिब धकेला जा रहा है। मैं आपको याद दिलाऊं, 2 हफ्ता पहले MKM की एक मिलाद पे गुलिस्तान जौहर में क्रैकर हमला होता है। उसके बाद PSP के 2 साथी जो है हमारे अपने साथी थे, वो शहीद कर दिए जाते हैं, 2 जख्मी हैं, और 6
4-6 दिन के बाद कल अली रजा आब्दी को जो है वो शहीद कर दिया जाता है। तो अब सवाल तो बनता है, हमारा इदारों से सवाल बनता है, हुकूमत से बनता है, हुकूमत वक्त से बनता है, हमारा कसूर क्या हमें बता दिया जाए। कराची में रहने वालों का कसूर क्या या पुरअमन सियासत करने वालों का कसूर क्या है। अगर हम अमन की बात करते हैं ये हमारा कसूर है। अगर ऐसा ही है तो फिर आप महाजरों को लाइन में खड़ा करके, अगर सारी कुव्वतें ये चाहती हैं जो दुश्मन कुव्वत है, तो एक ही साथ खत्म कर दें सबको, लीडरशिप ही खत्म कर दें, सब कुछ खत्म कर दें। लेकिन कब तक हमें, जैसे फारूक भाई ने कहा कि आप हमें माफ कर दें, बिल्कुल अब हमें माफ कर दें, तो मेहरबानी वो किसको कह रहे, वो किसको कह रहे हैं कि माफ कर दें, वो किसको कह रहे हैं आपके ख्याल? ये सबको पैगाम है, मेरे ख्याल में सबको पैगाम है। ये सियासी कुव्वतों को ही पैगाम है, दीगर अकाबरीन को ही पैगाम है कि भाई कराची में अमन रहने दें। बड़ी मुश्किल से अमन आया यहाँ पे, हमारी फोर्सेस ने शहादतें दी, हमारी फोर्सेस ने कुर्बानियां दी, लोगों ने, शेर कराची के लोगों ने कुर्बानियां दी, पूरे मुल्क पाकिस्तान में बेलमों। अब पिछले हफ्ते देखे ना, डीजी ISPR आए थे, उन्होंने कराची की सड़क पे क्रिकेट खेली और यहाँ पे जो है उन्होंने ट्वीट किया कि गवर्नर इस्माइल ने ट्वीट किया कि अमन आ गया इसकी वजह से। हम इसका क्रेडिट देते हैं, हमारे इदारों को देते हैं, पाक फौज को देते हैं, रेंजर्स को देते हैं, पुलिस को देते हैं, उनके जवानों को देते हैं। लेकिन इस चीज को तलाश किया जाए कि कराची के अमन को कौन सबोताज करने की कोशिश कर रहा है, कौन इसे सबोताज करने की ट्राई कर रहा है, कौन सी कुव्वतें, इंटरनेशनल कुव्वतें हैं या इनसाइडर कुव्वतें हैं। हमारे इदारों को चाहिए उनका फिलफोल पता लगाएं ताकि कराची के अमन में स्टेबिलिटी रह सके। सही, बहुत बहुत शुक्रिया सलमान मुजाहिद बलोच साहब। उनके पास भी सिर्फ और सिर्फ सवाल हैं, जवाब नहीं है, और जाहिर है कि सिर्फ सवाल ही इस वक्त उठाए जा सकते हैं, जवाब नहीं है। हमारे साथ अभी मौजूद होंगे पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल साहब, उनसे भी हम बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि कराची में लावा पक क्या रहा है, कराची के अंदर इस वक्त हो क्या रहा है, कराची में क्या वाकई लोग जो हैं उनकी नुमाइंदगी सही मानों में नहीं हो पा रही या वजूहात और हैं, और ये बदअमनी की जो लहर है इसमें बहुत सारे, आप हाल ही में पाक सरजमीन पार्टी के भी 2 कारकुन जो है वो मारे गए थे, और उससे पहले ये जो वाक़या मिलाद शरीफ का था ये भी आपने देखा। तो ये हो क्या रहा है, और खुदा न खास्ता कहीं दोबारा कराची जो है वो अमन व अमान की संगीन सूरत हाल से 2-4 ना हो जाए। हमारे साथ मौजूद है जनाब मुस्तफ़ा कमाल, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम मुस्तफ़ा कमाल साहब। जी वालेकुम सलाम। जी आसमा, अल्लाह का शुक्र है। आपको क्या लगता है मुस्तफ़ा कमाल साहब के कल जो एक नाखुशगवार काबिल मुज़म्मत वाक़या हुआ, एक तो कितनी मुज़म्मत की जाए, हर दफ़ा मुज़म्मत करते हैं, ऐसे अजीब खोखले से लफ्ज़ लगते हैं, आपको क्या लगता है इस कार्रवाई के पीछे कौन हो सकता है, उसके मकासद क्या हो सकते हैं? आसमा, ऐसा है कि आपने बिल्कुल सही फरमाया कि क्या क्या अल्फाज ढूंढे इंसान, कितनी माओं को दिलासे दे और क्या करे। बहुत अरसे से ये चीज़ें रुक गई थी, 2-2.5 सालों से तकरीबन ये सारा सिलसिला रुक गया था, और अभी भी हम ये नहीं कह सकते। 2 वाक़यात ये हैं और इससे पहले जो है वो अदर टेररिज्म के वाक़यात हैं कि शहर में खुदा न खास्ता शहर दोबारा जो है वो 2-2.5 साल पहले वाली सिचुएशन पे चला गया है कि रोज़ाना 20-22 लोग मरते थे, और कराची के लोग शाम में मरने वालों का स्कोर पूछा करते थे कि भाई आज का स्कोर क्या है। जिस दिन 5-7 अफराद होते थे तो कहते थे कि भाई आज तो मतलब वो कोई बात ही नहीं थी, 15-16-20 लोग मरते थे रोज़ाना। अल्लाह का शुक्र है कि वो नहीं है, लेकिन बहुत ही तशवीश की बात है। देखने की बात यह है कि कौन इसका बेनिफिशरी है, कौन अमन ख़राब करके ही अपने आप को प्रिवेल करना चाहता है। देखें शहर की अभी 2018 जुलाई में इतनी बड़ी पॉलिटिकल एक्टिविटी हुई, यहाँ पर इलेक्शंस हुए, इस दफा सारी पार्टीज ने हिस्सा लिया। MQM हकीकी भी थी, MQM भी थी, PSP भी थी, PTI भी थी, PMLN भी, पीपल्स पार्टी भी, TLP भी थी, और पता नहीं जमात इस्लामी और MMA और पता नहीं और कितनी जमातें। एक पत्थर किसी ने किसी को नहीं मारा, किसी ने किसी का टेंट नहीं जलाया, किसी ने किसी को गोली नहीं चलाई। इतनी बड़ी तो एक शहर में एक नया बड़ा, जबकि हम तो इलेक्शन हार गए, लेकिन मुझे इस वाली बात की इतनी खुशी है कि हम जिस मकसद को लेकर आए थे 2.5 साल पहले, 2.25-3 साल पहले, अल्लाह ताला जो है वो हमारी जिंदगियों में हमें उसका रिजल्ट दिखा रहा है कि भाई इख्तलाफात रखो, लेकिन उन इख्तलाफात को दुश्मनी में ना बदलो। और हमारे भी इख्तलाफात हैं, रहेंगे, लेकिन हम दुश्मनी में ना बदले। और लोगों ने, पार्टी ने बड़ा सोबर बिहेव किया। लेकिन इस शहर की एक ये भी हिस्ट्री रही है कि अल्ताफ, और अभी रिसेंट अगर आप
पिछली 2 हफ्ते 10 दिन पहले तक की ऑडियो वीडियोस जो कि अल्ताफ हुसैन साहब फेसबुक पे खिताब करते हैं या अपने लोगों से खिताब करते हैं, आप वीडियोस निकाल कर देखें, वो क्लियरली जो है वो पाकिस्तान के इदारों को गालियां बक रहे हैं। वो अपने कारकुनों को कह रहे हैं कि भाई इनका खात्मा होना चाहिए, इनको मारना चाहिए, मारने के तरीकेकार बता रहे हैं। तो उनकी तो सियासत शुरू ही लाशों से होती है, मारने से होती है। और आज से 1 साल पहले हमारे 2 साथी और शहीद हुए थे, नदीम भाई और राशिद भाई, औरंगी टाउन में। रेंजर्स ने पूरा गैंग बस्ट आउट किया था। उसमें अल्ताफ हुसैन साहब की बाकायदा कातिलों को शाबाशी देते हुए उनकी अपनी आवाज में ऑडियो मैसेज रेंजर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सुनाया था। हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। ठीक, लेकिन मुस्तफा कमाल साहब, आपके जो अभी 2 कारकुन शहीद हुए, तो आपने तो इसका इल्जाम एमकेएम पाकिस्तान पे धरा है। तो क्या एमकेएम पाकिस्तान अब ये जो कत्ल हुआ है आबदी साहब का, इसको आपके ऊपर धरेगी? यानी आपस में इल्जाम तराशी होगी? आपके पास सॉलिड सबूत है कि एमकेएम पाकिस्तान ने आपके लोग जो है वो उनको कत्ल किया? नहीं आसमा, मैंने एमकेएम पाकिस्तान का इल्जाम बिल्कुल नहीं धरा। ये कहीं से कोई गलत फहमी या कोई गलत बात पहुंची है आप तक। मैंने कैटेगोरिकली जो है वो उसका इल्जाम जो है वो अल्ताफ हुसैन साहब और उनके पूरे सिस्टम पे मैंने उसको धरा है। और हमने FIR भी जो है उनके बयानात, सारी चीजें हमें तो पता है वो हमारे बारे में क्या कह रहे हैं। नहीं, बिल्कुल मैंने ये बात जरूर कही है कि एमकेएम पाकिस्तान बनने के बाद अल्ताफ हुसैन साहब को सांसें मिली हैं। 22 अगस्त 2016 को आसमा, जब पाकिस्तान उनकी पॉलिटिक्स दफन हो गई थी, वो खत्म हो गए थे। ये जो एमकेएम पाकिस्तान बनाई गई है, ये फारूक सत्तार साहब ने और लोगों ने, और जिन जिन ने भी एमकेएम पाकिस्तान बनाई है, उन्होंने अल्ताफ हुसैन साहब को सांसें दी हैं, शेल्टर दिया, ऑक्सीजन प्रोवाइड किया। और अब ये तो वो शख्स हैं जो खून पीते हैं ना, जो कि अपने बच्चे खा जाने वाला जो दरिंदा होता है, ये उसकी ममासलत रखते हैं। इन्होंने 25,000 मुहाजिरों को जमीन बोस कर दिया, कब्रों में पहुंचा दिया। तो ये तो जब जिंदा होंगे इनको सांसें मिलेंगी, ये तो लोगों का, इंसानों का खून ही पिएंगे। तो मैंने इस वाली बात को कहा कि और ये एमकेएम वालों को भी मारेंगे। एमकेएम वाले समझ रहे हैं कि देखें, एमकेएम अल्ताफ हुसैन की थी, है और रहेगी। ये इसी एमकेएम पाकिस्तान में अल्ताफ हुसैन के लोगों ने शेल्टर ले रखा है। ये नीचे के दोनों सेटअप के लोग साथ बैठते उठते हैं, सारी मीटिंगें साथ करते हैं। जब बात आती है वो एमकेएम पाकिस्तान के हो जाते हैं और अल्ताफ हुसैन के लिए काम करते हैं। जब आप देखते इसका मतलब तो फिर वही हुआ ना कि आप कह रहे हैं कि जिन्होंने एमकेएम पाकिस्तान बनाई उनको चूंकि अभी भी सपोर्ट हासिल है अल्ताफ हुसैन की, लिहाजा वो इस तरह के वाकयात में मुलव्वस हो सकते हैं। क्या ये वाकई आपसी लड़ाइयां हैं या ये एमकेएम के अंदर हालात इतने खराब हो चुके हैं कि एक दूसरे ग्रुप्स को वो मारने के ऊपर होंगे? या पाक सरजमीन और एमकेएम के ताल्लुकात, क्या वाकई आपको लगता है कि अभी इतनी जान मौजूद है इन ग्रुप्स के अंदर कि वो दूसरों के कारकुनों को कत्ल कर सके? नहीं आसमा, इसको बड़ा क्लियर कैटेगोरिकली मैं और क्लियर करता हूं। देखिए, एमकेएम को हो सकता है कि आधे लोगों को या ऊपर की लीडरशिप को या आधी लीडरशिप को ये पता भी नहीं हो कि उनके नीचे के कारकुन जो है वो क्या कर रहे हैं। आपने देखा है ना, 25 ऐसी वीडियोस हैं कि एमकेएम के अपने प्रोग्राम में अल्ताफ हुसैन के नारे लगते हैं, वो प्रोग्राम नहीं कर पाते, सारी चीजें। तो ये इसको चूंकि हमें तो पता है सारी चीजों का, मैं 2.5 सालों से 3 सालों से जो बातें करता चला रहा हूं, अल्लाह ताला ने सारी बातें सही साबित की हैं। ये किसी की एमकेएम में रहते हुए भी एमकेएम के लोगों को भी मारेंगे। बेसिकली वो काम अल्ताफ हुसैन के लिए कर रहे हैं, वो काम अल्ताफ हुसैन, लेकिन चूंकि अभी एमकेएम को रिलीफ है, उनको शेल्टर, तो वो बिल्कुल एक कनाइमेंस। और कुछ लोग तो विलिंगली, कुछ लोग तो दोनों तरफ विलिंगली वो ये कहते हैं कि भाई आप फिक्र नहीं करें, ये पार्टी जैसी आपके ऊपर बुरा वक्त खत्म होगा, ये पार्टी हमने निकालकर आपके ही हवाले करनी है। वो ये कह के चला रहे। अभी आपने, मैं इल्जाम तराशी नहीं करना चाहता इस मौके पे, लेकिन आप फारूक सत्तार साहब की पिछली जब उससे उनको निकाला है दोबारा पार्टी से, तो आप उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने। वो कायदे तहरीक को बहुत याद कर रहे हैं, वो बार बार वो बानी तहरीक और कायदे तहरीक को ज्यादा याद कर रहे हैं। लेकिन कोई लड़ाई नहीं है एज एन ऑर्गेनाइजेशन एमकेएम में और पीएसपी में। आसमा, कोई लड़ाई नहीं है, बल्कि हमारी तरफ से तो कोई लड़ाई है ही नहीं। अभी मुझे कोई पाकिस्तान का मीडिया, कोई एमकेएम वाले भी, 3 साल हमें हो गए, हमें कोई एक इंसिडेंट कोट नहीं कर सकता कि मैंने या मेरे साथियों ने किसी को एक पत्थर भी मारा। आपके ख्याल में कराची में हो क्या रहा है? आप कह रहे हैं बिल्कुल कोई लड़ाई नहीं। आपने खुद कहा कि तजुर्बात जो करने वाले हैं वो अब तजुर्बात करने छोड़ दें।
अगर आप, मैं सुनवा भी देती हूँ कि आपने क्या कहा, फिर मैं इसको ताकि ज्यादा क्लियरली आप बात कर सके, सुनवाइएगा। मुस्तफ़ा कमाल साहब ने अपने कारकुनों के कत्ल के मौके पे क्या कहा था? हम आखिरी सांसों तक अमन का रास्ता नहीं छोड़ेंगे, लेकिन अपनी सिमत दुरुस्त करने की जरूरत है। अब भी हमें हर काम तजुर्बा करके सीखने की जरूरत नहीं है। कभी कोई समझाए तो समझ लेना चाहिए, लेकिन हमें जो है वो तजुर्बे करने का बहुत शौक है, तो अब मजीद तजुर्बे ना करें। और ये शहर अगर हाथ से गया तो फिर पाकिस्तान में कहीं पे भी अमन नहीं रहेगा। ये शहर पूरे पाकिस्तान को पालता है, चलाता है। मैं एग्जैक्टली ये जानने की कोशिश कर रही हूँ मुस्तफ़ा कमाल साहब कि आप किसको ये बात कह रहे थे, और जो लावा फट रहा है, नीचे तैयार हो रहा है, उसका अंदाजा क्यों नहीं कर पा रहा इस वक्त पाकिस्तान और पाकिस्तान के जो सियासतदान हैं? मैं ये वाली बात, ये जो अभी आपने मुझे क्लिप सुनाई है, फारूक सत्तार साहब और उनके साथ उनके तमाम फैसिलिटेटर को एड्रेस कर रहा हूं कि ये तजुर्बा नाकाम हो गया। मैं पहले दिन से कह रहा था कि एमक्यूएम बनाने का मकसद है कि आप एमक्यूएम के कायद अल्ताफ हुसैन को दोबारा सांसें देंगे। देखिए, उन्होंने पहले 6-8 महीने खामोशी से गुजारी। पहले तो यही कंफ्यूज रहे, कभी ये हुआ कि लंदन है, फिर पाकिस्तान है, पहले ये कायदे तहरीक कहते थे, फिर अल्ताफ साहब पे आ गए, फिर भाई पे आ गए, फिर बानी पे आ गए। आपको पता है कि इनके एमक्यूएम में क्या क्या हुआ। तो इन्होंने इस पूरे सिनेरियो में ये दो साल का अरसा गुजर गया, इसमें कुछ और नहीं हुआ है। अल्ताफ हुसैन साहब को संभल का मौका मिला है, उनको सांसें दोबारा उनकी बहाल हुई हैं, और उनकी सांसें बहाल होने का मकसद है कि उनको सिर्फ और सिर्फ इंसानों को मारना आता है। वो रॉ के एजेंट हैं। मैं ये बात बोलता हूं तो लोगों को बुरी लगती है। भाई अभी 4 दिन पहले की उनको वीडियो निकाल कर देख लें, वो बाकायदा कह रहे हैं कि भाई रॉ मेरे साथ दे, इजराइल मेरा साथ दे, अमेरिका मेरा साथ दे, और ये पाकिस्तान के इदारों को वो गाली बक रहे हैं, मुहाजिरों के वो दावेदार बन रहे हैं। कैसे मुहाजिरों को इज्जत मिलेगी, और वो लोगों को मारने की बात कर रहे हैं। वो साउथ अफ्रीका वालों को लेकिन उसके बावजूद आप ये समझ सकते हैं कि जो बिल्कुल यानी बुनियादों में जहां पे लोग हैं, जैसे आपने खुद कहा कि नीचे अगर लोग कुछ कर रहे हैं तो आपको नहीं पता, अवाम के अंदर भी तो एक, आप किसी भी लीडर को दिल से निकाल के नहीं फेंक सकते, तो एक हमदर्दी मौजूद है। अभी भी सिंपथाइजर्स कराची के अंदर अल्ताफ हुसैन के भी हैं। क्या ये रियलिटी नहीं है इस वक्त भी, क्योंकि अभी भी एमक्यूएम जीत रही है। इस दफा भी जो इलेक्शन हुआ है, ज़िमनी जो बल्दियाती इंतखाबात हुए, उसके अंदर एमक्यूएम ने कामयाबी हासिल की है। आसमान 2 सीटों 2 काउंसलरों की आप बात कर रही हैं, इसको ट्रेडमार्क बनाएंगे। एक ने 46 वोट लिए और एक ने 1400 वोट लिए हैं। नहीं, एमक्यूएम को अगर जीतना होता तो एमक्यूएम जो है 17 सीटों से 14 सीटों पे नहीं आ जाती। लोग बिल्कुल जो है वो नहीं है साथ। ये भी बल्दियाती इनकी जो कारकर्दगी है, लोग जानते हैं कि इनका क्या हशर है। जहाँ तक आपने बात की लोगों की कि लोग जो है वो अभी भी साथ हैं, लोगों के साथ होते हैं, ये तो नौज़बिल्ला, ये कोई उठकर जो है वो नबी होने का दावा कर देता है तो लोग तो जो है 5-5 लाख की फौज उसके साथ भी हो जाती है। भाई ये तो लोगों के ऊपर जाना है कि हमने कि ये तो कोई उठकर जो है वो कोई और बात कर देता है, उठकर तो पता नहीं कितने हजार लोग उसके साथ भी खड़े हो जाते हैं, वो भी बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देता है, वीडियोस बनाकर दे देता है। तो ये कोई क्राइटेरिया नहीं है कि मैं कभी भी क्लेम नहीं करा कि कोई लोग रहेंगे नहीं, बट क्या कि वो जिस बात पे अपनी एक मूवमेंट थी शहर में, उनका जो सारा सिलसिला था वो है। अगर वो ऐसा होता तो आज यहां पर शहर का सिनेरियो ये नहीं होता। देखिए, ये हमें जो मारा है, हमारे साथियों को मार रहे हैं, वो मारी इसीलिए रहे हैं कि शहर में भी हम सबसे बड़ी रुकावट हैं किलिंग के आगे, कि शहर में पख्तून नहीं मर रहा, मुहाजिरों की लाश जो है वो शोदा कब्रिस्तान में नहीं जा रही, एमक्यूएम का कारकुन नहीं मर रहा, सिंधी नहीं मर रहा, बलोचों से लड़ाई नहीं हो रही। हमने आकर इस शहर को जेल की आपस में मिलाया है। हम हिट ही इसलिए कर रहे हैं ये कि वरना तो देखिए मेरी तो कोई लड़ाई नहीं है, ना मेरी कोई लड़ाई चल रही है, ना मैं इलेक्शन जीता हूं, ना मेरे पास एमपी है, ना मेरे पास एमएनए है। तो बिल्कुल सही है। लेकिन आप ये कह रहे हैं आपके कारकुनों को इन्होंने मारा, तो फिर बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अली रजा आब्दी जो थे वो तो सबको मिलाने की बात कर रहे थे, और शायद वो एमक्यूएम लंदन जो थी उनको उसके लिए भी एक दिल में सॉफ्ट कॉर्नर रखते थे, तो फिर उनको किसने मारा होगा आपके ख्याल में? देखें, एमक्यूएम लंदन वालों को, अपने चाहने वालों को भी मारना जो है ना वो कोई बड़ा मसला नहीं है उनके लिए। माजी में ऐसी जो है वो बीसियों में एमक्यूएम लंदन वालों के लिए अगर कोई सॉफ्ट कॉर्नर रखता है तो इसकी ये गारंटी नहीं है
कि वो उसको स्पेयर कर देंगे। अल्ताफ हुसैन जो है ना अपने बच्चे खाने वाला आदमी है, वो अजीम अहमद तारिक जो है वो भी बहुत करीब थे, डॉक्टर इमरान फारूक भी बहुत करीब थे, खालिद बिन वलीद भी बहुत करीब थे, और सैकड़ों लड़के हैं। तो इस पे तो जो लोग जानते हैं एमक्यूएम को और अल्ताफ हुसैन को जो लोग जानते हैं, तो इस पे तो शायबा करना नहीं चाहिए। इस वाली बात पे तो जो अपने आप को कंसोल नहीं करना चाहिए। बट अली को किसने मारा है, कैसे मारा है, क्या वाकया हुआ है, आसमा मेरे पास तो डेफिनेटली, मैं तो एक शहर के तमाम चीज़ों के ऊपर एक तज्जिया दे सकता हूँ, मेरे पास एविडेंस नहीं है। हाँ, हमारे वाकये में अल्ताफ हुसैन साहब तो हमारा नाम लेकर कहते हैं, कह रहे हैं बाकायदा, और ये जो लड़के पकड़े गए हैं पहले भी उन्होंने भी इसके बताया था कि हमें ये टारगेट मिला है, फिर बाद में भी जो लोग पकड़े गए हैं बिल्कुल इसकी तहकीकात भी आई एम श्योर कि आपके साथ शेयर की गई होंगी। हम बात करें मुस्तफ़ा कमाल साहब से, जितनी भी बातें वो कर रहे हैं बिल्कुल उनकी बातों से और जो हमारे तज्जिए हैं या हमारी खबरें हैं वो ये इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि कराची में सब अच्छा नहीं है। सब अच्छा क्यों नहीं है इसके ऊपर हम ज़रूर बात करेंगे, और सब अच्छा कैसे हो सकता है। ठीक है, सब अच्छा शायद ना भी हो, लेकिन कम से कम इतना बेहतर हो जाए कि आने वाले दिनों में अमन व अमान को कोई बड़ा खतरा लाहक ना हो। एक छोटी सी ब्रेक के बाद इस पर मजीद उनसे बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। मुस्तफ़ा कमाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुस्तफ़ा कमाल साहब, कराची की जो पॉलिटिक्स है, यानी तकसीम दर तकसीम फिर तकसीम, क्या आप समझते हैं कि कराची के जो लोग हैं उन्होंने पीटीआई को वोट दिया था और ये सोच के वोट दिया था कि एक जो पॉलिटिकल वैक्यूम है वो उसको फिलअप कर सकती है ये जमात? आपको लगता है कि पीटीआई जो है वो वाकई एक नुमाइंदा जमात बन के उभरी है कराची वालों की? पीटीआई ने अपनी इस 4-5 महीने की कारकर्दगी से कराची की महरूमियों में इजाफा ही किया है। पीटीआई जो सबसे पहले काम कर सकती थी वो कराची के और हैदराबाद के 70 लाख लोग जो कि सेंसस में कम गिन दिए गए, इमरान खान के एक ऑर्डर से यहाँ पर इसका 5% ब्लॉक्स, इसके 5% ब्लॉक्स पे ऑडिट कराया जा सकता था, जो कि मैंडेटरी है, कानूनन है। नहीं कराई गई बात, जितने दावे खोखले किए थे, लोगों से बात की थी, अनफॉर्चुनेटली पीटीआई के कैंडिडेट जो अपने इलाकों में जा नहीं सकते, और वो बिल्कुल सही नहीं जा सकते इसलिए कि उनका कोई ग्राउंड है ही नहीं। तो पीटीआई ने इस महरूमियों में लोगों की मायूसियों में और इजाफा किया है। मैं आपको बड़े दावे के साथ ये कहना चाहता हूँ, खैर हम्बल जिसे कहते हैं सबमिशन ये है, दावा तो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग वर्ड हो जाएगा, कि लोग ये समझते थे कि 25 जुलाई के बाद पीएसपी ख़त्म हो जाएगी, ख़त्म हो गई है। आज मैं आपको बता रहा हूँ आसमा बीबी कि हम 25 जुलाई से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पार्टी हैं आज, और हम सुबह दोपहर शाम जो हमारी पेनिट्रेशन है, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथ है, वो कहीं ज़्यादा है आज 5 महीनों में 25 जुलाई से बहुत ज़्यादा। और इसकी वजह आप पीटीआई की बुरी कारकर्दगी को देते हैं, एमकेएम की तकसीम को देते हैं, या वजूहात कुछ और है? इसकी वजह यकीनन पीटीआई की कारकर्दगी, बदतरीन कारकर्दगी, और एमक्यूएम का जो है वो 30 साल तसल्लुत, फिर उनका मेयर, उनकी सारी चीज़ें, ये सब चीज़ें हमें कंट्रीब्यूट कर रही हैं। और सही मायनों में मैं अगर कहूँ कि पीएसपी बनी ही 25 जुलाई की शाम में, इलेक्शन हारने के बाद है। तो मैं समझता हूं कि लोगों ने सारे ऑप्शंस अपना लिए हैं। हमारा एक ट्रैक रिकॉर्ड है शहर को तरक्की 12 तेजी से दुनिया के तरक्की याफ्ता शहरों में शामिल करने का। हमारे बाद ये शहर 8 बदतरीन रहने वाले शहरों में शामिल हो गया है दुनिया के लोगों को। जो लोग हमारे पास आ रहे हैं, और दोनों तरफ के लोग आ रहे हैं, एमक्यूएम की तरफ के भी लोग आ रहे हैं, पीटीआई की तरफ के भी लोग आ रहे हैं, जिन्होंने वोट दिया है बाकायदा, और वो बाकायदा कह रहे हैं कि हमसे गलती हो गई है, हमें ये वाला ऑप्शन नहीं अपनाना चाहिए था, और हमें बहुत मायूसी और कोई आगे कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही जी। लेकिन जो अरकान असेंबली है, जो नुमाइंदे थे, उनकी आमद जो है वो कम हो गई। फिर आपने कहा कि ठीक है इलेक्शन छोटे हैं, उसको आप ना कहे कि कराची का पैरामीटर, लेकिन जो रीसेंट इलेक्शंस हैं हम उसी का एग्जांपल देंगे, भले वो छोटा हो भले वो बड़ा हो। तो जो यूसीज के इलेक्शंस थे, इसमें तो फिर पीएसपी हमें कहीं नजर नहीं आई। ये आसमा ये ज़िमनी इंतखाबात थे, 22 सीटों, आई थिंक पता नहीं 17 या 16 काउंसलर थे एक एक इलाके के दूर दूर।
अभी 6 महीनों के बाद इन्होंने जो है वो चले जाना है, तो मैं 6 महीनों के लिए काउंसलर बनाकर क्या करूंगा 22 लोगों को या पार्टिसिपेट करके। हम लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस हैं 2019 में, हम इसकी जो है वो तैयारी कर रहे हैं, अपने पैगाम को लेकर जा रहे हैं। इंशाल्लाह ताला इसकी जो है वो आपको प्रैक्टिकल चीज़ें नज़र आएंगी। मेरे लिए ये इलेक्शन जो है वो स्ट्रेटेजिकली जो है वो इम्पोर्टेंट ही नहीं थे। इसको जो लोग भी बढ़ा चढ़ा कर कह रहे हैं, अगर अपने आप को खुश कर रहे हैं तो उसमें उनको खुश रहना चाहिए। मुझे इसके अंदर कोई तकलीफ, कोई परेशानी नहीं है, बट ये कोई पैमाना नहीं है। और आपने जो कहा कि पीटीआई जो है उसने लोगों को मायूस किया है, तो आप ओवरऑल भी जो पीटीआई की जो कारकर्दगी है हुकूमत की उसके साथ, उससे आप मायूस हैं या मुस्तकबिल में आप समझते हैं कि आप उनके साथ जा सकते हैं अगर कोई बेहतरी नज़र आती है आपको? पब्लिक में आप जाते हैं, पब्लिक क्या कहती है इस वक्त? कि हुकूमत जो है वो पॉपुलर नहीं रही उस तरह से जितनी कि इलेक्शन के वक्त थी, जमात उस वक्त मजबूत थी पीटीआई की, या तेज़ी से अपनी मकबूलियत खो रही है? देखिए, जब ये वोट लेने आ रहे थे तो किसी ने, पीटीआई वालों ने ये नहीं कहा था कि नवाज शरीफ साहब ने ख़जाना खाली कर दिया है और बहुत ख़राब हालात हैं और हमें जो है वो बहुत अरसा लग जाएगा, आपको पेट पे पत्थर बांधने पड़ेंगे। नहीं, उस वक्त ये कहते थे कोई मसला ही नहीं, इमरान खान आएगा 200 अरब रुपए, 200 अरब डॉलर लेकर आएगा, 100 अरब डॉलर जो है वो कर्जदारों के मुंह पे मारेगा, 100 अरब डॉलर से मुल्क का खजाना चलाएगा, बिजली सस्ती हो जाएगी, गैस मिलने लगेगी, पेट्रोल सस्ता होगा और महंगाई कम होगी, लोगों को घर दिए जाएंगे, लोगों को रोजगार दिए जाएंगे। ये वो चार्मफुल किस्म के ये तमाम स्लोगन्स, तमाम बातें थीं जिसके ऊपर लोगों ने अपनी उम्मीद लगा ली। जब ये शुरू हुआ है सारा सिलसिला तो ये बयान आता है कि जनाब जो यू टर्न नहीं लेता वो लीडर ही नहीं है, खजाना खाली है, हम तो अभी आप पत्थर बांधे, पेट्रोल बढ़ा दिए गए, डॉलर जो है की खबर जो है वो टीवी पे देखकर डॉलर की खबर पता चल रही है बात कि भाई डॉलर बढ़ गया। ये टीवी देखकर वजीर आजम साहब को अगर पता चले, हम ये उम्मीद रखते थे कि कराची बहुत दफ़ा आएंगे, यहाँ से सदर बनाया लोगों ने, यहाँ से गवर्नर बनाया लोगों ने, यहाँ से वजीर आजम को सीट जितवाई, अपनी सीट उनकी जितवाई, कराची के जख्मों पर मरहम रखेंगे। फिर एमक्यूएम के दो वज़रा हैं, वो एमक्यूएम के दो वज़रा बड़े, एक तो वजीर जो है अल्ताफ हुसैन साहब के लॉयर रहे हैं, उन्होंने अल्ताफ हुसैन जैसे आदमी को भी बंद नहीं होने दिया। फरूक नसीम साहब जो कि बहुत ज्यादा उनका किरदार है, इमरान खान के साथ सुना है कि बड़ा वो लाइक करते हैं, वो उन्होंने आज तक किसी 2 नंबर आदमी को बंद ही नहीं होने दिया फरूक नसीम ने। कि एक दफा मुहाजिरों का भी मुकदमा लड़ लेते हैं, उनके 70 लाख लोग जो है कम कर दिए गए, उनको गिनवा देते यहाँ पर ताकि उनको कम से कम उसी हिसाब से पैसे मिलते। मुहाजिरों को जॉब नहीं, कराची वालों को जॉब नहीं है, किसी इदारे में जॉब नहीं है, कोई बात नहीं हो रही, किसी जगह पे जो है वो कोई पैकेज की बात नहीं हो रही, लोकल गवर्नमेंट के इख्तियारात की बात नहीं हो रही। हम सुन रहे थे कि बड़ा फ्लशी किस्म का डिवॉल्व लोकल गवर्नमेंट सिस्टम आने वाला है, कुछ भी तो नहीं है ना। एक पेट्रोल डलवाने के लिए जब कोई मोटरसाइकिल पे जा रहा है तो वो बद्दुआएं दे रहा है इसलिए कि उसको उस पैसे में पेट्रोल उसको नहीं मिल रहा। पॉपुलैरिटी पीटीआई के पास थी, वो आपके भी ख्याल में वो पॉपुलैरिटी जो है वो खत्म हो रही है, तो अब अगले कुछ अरसे में क्या मंजरनामा होगा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट इत्तेहादी जमात है इस वक्त हुकूमत की, अगर उससे मायूस हो रहे हैं तो ज़ाहिर है उनसे भी मायूस होंगे, लेकिन कराची के अवाम जो है उनके हाँ मेरे ख्याल है तब्दीली जो है वो बड़ी जल्दी आती है। एक छोटी सी ब्रेक लूँगी, ब्रेक के बाद हम इस पर ज़रूर बात करेंगे पीएसपी और फिर कराची और कराची की सियासत, इसका मुस्तकबिल क्या हो सकता है ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ जनाब मुस्तफ़ा कमाल साहब मौजूद हैं, आखिरी कुछ मिनट हैं, उनसे हम पूछ लें कि कराची की सियासत का जो पेश मंज़र है वो उनको क्या नज़र आता है। मुस्तफ़ा कमाल साहब, आपकी बात से ये लगता है कि कराची की इस वक्त नुमाइंदा जमात कोई नहीं है। अगर हम इलेक्शन पे जाएँ तो कराची की वाहिद नुमाइंदा जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, लोगों ने उनको वोट दिए हैं, लोग उनके ऊपर यकीन रखते हैं, वो तब्दीली के लिए उन्होंने वोट दिए। अगर इतनी तेज़ी से वो अपनी मकबूलियत खो रहे हैं तो फिर कौन उस गैप को फिल करेगा और किस तरह से वो वैक्यूम जो है जो पैदा हुए चले जा रहा है अर्बन सिंध का खास करके, वो कौन पूरा करेगा? ये तो और ख़तरनाक सूरत हाल हो जाएगी। मैं समझता हूँ कि वक्त और हालात ने, देखिए मैं पीपल्स पीटीआई का के लिए इल फीलिंग नहीं रखता, मैं उनका सम हाउ जो है वो वेल विशर था, अभी भी हूँ, और लेकिन मैं तो उनकी हालिया जो 4-5 सालों महीनों में जो उन्होंने डिलीवर करना था, जो बात की थी, उस पर मैं अपनी मायूसी का इजहार कर रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि कराची और सिंध के अर्बन सेंटर्स की आपने अगर बात की है
वक्त और हालात ने साबित कर दिया है कि अब लोगों के पास अपने मसाइल को हल करने और करवाने के लिए पीएसपी के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। मैं समझता हूं कि हम अपनी जगह खड़े हैं, ज़्यादा मजबूती से खड़े हैं, हमारा एक ट्रैक रिकॉर्ड है, हम इस एनवायरनमेंट को समझते हैं, हमने पहले डिलीवर करके दिखाया है, हमने विदाउट करप्शन डिलीवर करके दिखाया है। मैं किसी के साथ भी काम करने के लिए तैयार हूं, चाहे वो पीटीआई हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो पीएमएलएन हो, इवन कि चाहे वो ये एमक्यूएम हो, जो भी अगर रह गई, अगर जितने भी रह जाते हैं या आज भी हैं, इश्यूज के ऊपर, कराची सिंध के इश्यूज के ऊपर ये बात करें। मैं अनकंडीशनली सपोर्ट करने के लिए, बात करने के लिए तैयार हूं। मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, मेरी किसी से कोई लड़ाई नहीं है। जो अच्छा करेगा आप यकीन जाने हम उसके लिए शाबाश और शुक्रिया के बैनर लगाएंगे, उसको पूरी पार्टी सपोर्ट करेंगे। मेरी पॉलिटिक्स का महवर दारो मदार इस वाली बात पे है ही नहीं कि सियासत सिर्फ मैंने ही करनी है। जो काम करेगा, मैं तो कहता हूं कि आप पीएसपी को अपने काम से खत्म कर दें, अपने अब इतनी खिदमत करें कि पीएसपी और मुस्तफा कमाल की बात किसी को अच्छी लगे नहीं। बल्कि अगर सब लोग खिदमत करने लगेंगे तो मुझे ये पार्टी चलाने की क्या जरूरत है? मैं तो पार्टी बंद कर दूंगा भाई। मेरा ये ब्रेड एंड बटर नहीं है, मेरा ये ब्रेड एंड बटर नहीं कि हर हाल में मैंने ये पार्टी चलानी है। अगर खिदमत करने वाले लोग आ जाते हैं तो मुझे जरूरत क्या अपना टाइम लिमिट? मैं अपने घर वालों के साथ, मेरे साथी अपने घर जहां जिसको जाना जाए। लेकिन मुझे पता है कि इस कराची का सोल्यूशन किसी के पास नहीं है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे कराची समझ में नहीं आएगा। असमा बीबी, रातों की नींद खराब करनी पड़ती है, कुर्बान करनी पड़ती है, सामने की रिश्वत को छोड़ना पड़ता है। ये हमने करके दिखाया है और हम दोबारा करेंगे इंशाअल्लाह ताला। लेकिन ये आपने कहा इत्तेहाद तो किसी और जमात के साथ नहीं होगा, लेकिन मिलके काम करने को आप तैयार हैं कि आप क्यों आप भी मतलब कहीं ना कहीं आपकी ये कि पाक सरजमीन अपनी अलग उसमें हैसियत में, या फिर जो एक उर्दू स्पीकिंग आपका वोट बैंक है वो तो चाहता है ना कि सब मिलके जो है वो आए ताकि उनकी जो एक रिप्रेजेंटेशन है वो भी हो। लाइक इट और नॉट, वो अभी तक वो मौजूद है, वो थिंकिंग जो एथनिक बेसिस के ऊपर है। उस वैक्यूम को अगर फिल ना किया गया तो कोई और आएगा, फिर कोई और नहीं तो कोई और आएगा। तो किस तरह से आप देखते हैं कि इसका हल क्या है, इसका मसला क्या? अगर 30-40 साल में उस एथनिक पॉलिटिक्स को इतना बढ़ावा दिया गया है कि अब उसकी जगह को एकदम से खाली कर देने से नुकसान होगा। मैं बिल्कुल उसकी जगह को खाली नहीं कर रहा हूं। मैं मुहाजिरों का दुश्मन नहीं हूं, इसलिए मैं ये बात कर रहा हूं। मैं मुहाजिरों का दोस्त हूं। मैं मुहाजिरों का दोस्त होने के नाते मैं मुहाजिरों के नए दुश्मन नहीं बनाना चाहता, उनके बच्चों के लिए नए दुश्मन नहीं बनाना चाहता। मेरी एक नस्ल 30 सालों में हाथों में हथियार लेकर बड़ी हो गई, ड्यूटियां दे दे के, रात को ड्यूटियां दे दे के नौजवान कभी पख्तून से लड़ रहा है, कभी बलोच से लड़ रहा है, कभी सिंधी से लड़ रहा है, कभी एस्टेब्लिशमेंट से लड़ रहा है। 30 सालों में पढ़ाई लिखाई से खत्म हो गए, जॉब से फारिग हो गए, एफआईआरें कट गई, 25,000 लोग जो है वो शोधा कब्रिस्तान में कब्रों में लेट गए, एक नस्ल लापता हो गई। मैं क्या अगली नस्लों को भी ये काम करके लापता करवाऊं, मरवाऊं, रात में ड्यूटियां दिलवाऊं? मैं हाथ जोड़ता हूं मुहाजिरों के, खुदा के वास्ते होश करो, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं। मैं तुम्हारे अब ऐसे काम नहीं करना चाहता, ऐसी पार्टी पॉलिटिक्स नहीं करना चाहता जिससे तुम्हारे मजीद दुश्मन बने। आसमा बीबी, ये शहर किसकी डायनामिक्स हैं, लाखों पख्तून हैं, लाखों पंजाबीज हैं, लाखों सिंधीज हैं, लाखों बलोच हैं। मैं मुहाजिरों की भलाई में ये बात कह रहा हूं। मैं अपनी पॉलिटिक्स से मुहाजिरों के, मैं कटी पहाड़ी पे फायरिंग करवा दूं, मैं लियारी में मुहाजिर उतरवा के जो है वो बसों से उतार कर लोग मारना शुरू कर रहे हैं, फिर मैं मुहाजिर नौजवानों को हथियार दूं कि अब तुम बलोचों को मारो, अब तुम पख्तूनों को मारो? खुदा के वास्ते इससे मुहाजिरों का फायदा नहीं है। मैं इसलिए, मेरे लिए तो बड़ा आसान है एथनिक पॉलिटिक्स करना, इन्हीं के रंग में रंग जाऊं, लेकिन मुझे कब्र में जाना है अपने, मैं अपनी कौम को तबाह नहीं करना चाहता, इसलिए मैं ये लाइन, इससे महरूमी नहीं बढ़ रही है आसमा बीबी। हक जो है वो बहुत थोड़ा थोड़ा फैलता है, लोगों को समझ में आ रही है ये वाली बात, और ये वाली बात एथनिक पॉलिटिक्स की बात इस शहर में जब तक खत्म नहीं होगी, मेरा सबसे ज्यादा नुकसान है एथनिक पॉलिटिक्स। मैं मुहाजिर होते हुए कह रहा हूं, मेरा बीइंग मुहाजिर सबसे ज्यादा नुकसान। बिल्कुल कोई शुबा नहीं है इसमें। जाहिर है कि आप एक सियासी जमात हैं, आप लोगों के साथ राब्ते में रहते हैं, आप चाहते हैं कि चीज़ें ठीक हों, मगर सरेदस्त जो है वो चीज़ें कैसे ठीक होंगी ये ना आपके हाथ में है, ना कराची के जो दीगर ग्रुप्स हैं उनके हाथ में है। अल्लाह करे कि अवाम के हाथ में ये चीज़ ज़रूर हो कि वो अपना फैसला करे। बहुत बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा कमाल साहब, आपने हमें वक्त दिया है, थैंक यू सो मच। गुफ्तगू आपने सुनी। कराची के तमाम मसाइल का हल सिर्फ कराची के अवाम के पास है, उनको असल और सही हक़ नुमाइंदगी जो है वो ज़रूर चाहिए। गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आपका।